हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइनली आज की क्लास में हम लेसन थर्ड की लास्ट एक्सरसाइज के फुल एंड फाइनल यानी कि चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मात्र हमारे आज की क्लास में दो क्वेश्चंस हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे, बेहतरीन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कहें तो हम कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और ये हमारी इस लेसन थर्ड की फाइनल क्लास है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन 4 स्टार्ट हो जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो फटाफट क्वेश्चन को करने के लिए तैयार होते हैं और चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? दिया गया है सो दैट द रेशनल नंबर a प्लस बी अपॉन टू। आपको बताया गया है कि एक रेशनल नंबर है a प्लस बी अपॉन टू। आपसे कहा गया है लाइज बिटवीन, ये लाई करता है बिटवीन किन किन के बीच? द रेशनल नंबर a एंड b, यानी कि आपके पास एक रेशनल नंबर a प्लस बी अपॉन टू, ये रेशनल नंबर a और b के बीच में लाई करता है। यानी कि हम जो बात निकालते थे, हम निकालते थे किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में जो भी जितने भी रेशनल नंबर्स निकालने होते थे उनको हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकालते थे। लेकिन आपसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, क्या आप इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, क्या आप इस बात को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है? क्या ये आप जो नंबर्स निकालते हैं क्या वो वास्तविकता में इनके बीच में आते हैं? क्या आपने कभी चेक किया है कि वो जो नंबर्स आप दो रेशनल नंबर्स के बीच में जो आप रेशनल नंबर निकालते हैं क्या वो वास्तविकता में वो नंबर्स उन दो रेशनल नंबर के बीच में आता है? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम उसी फॉर्मूले को प्रूफ करने जा रहे हैं। इसे सेटिस्फाई करेंगे कि हम जो उस फॉर्मूले को यूज करते हैं ये बिल्कुल सही है, कैसे सही है, क्यों सही है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करना है। जब हमें सॉल्यूशन करना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमें सबसे पहले कंडीशंस को अज्यूम करना होगा। हमने मान लिया, इसमें ऐसी सिचुएशन लेते हैं, हमने माना कि हमारे पास ए और बी है। इसमें हमारा क्या है, ये ए लेस देन, लेट अज्यूम, ऐसे लिखेंगे लेट अज्यूम, हमने अज्यूम किया कि ए जो है वो बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी, यानी कि ए की वैल्यू जो है बी से कम है। आपने कहा सर ठीक है, चलो भाई अगर ये सिचुएशन ऐसी आती है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बताइए कि हमारे पास एक नंबर क्या है, ए प्लस बी अपॉन टू। क्या नंबर दिया गया, ए प्लस बी अपॉन टू। अब ये नंबर इन दोनों के बीच में ही आता हुआ तो हम क्या लिखेंगे, ए इनके बीच में आता है मतलब ए लेस देन, ए से बड़ा होगा क्या, ए प्लस बी अपॉन टू। साथ ही साथ में क्या होगा, बी से छोटा होगा, तभी तो इन दोनों के बीच में आएगा। अगर ए लेस देन बी यानी कि ए पहला नंबर है हमारा छोटा, दूसरा नंबर है बड़ा, तो जो बीच का जो नंबर आएगा यानी कि आप ए प्लस बी अपॉन टू निकालेंगे वो बी और ए के बीच में ही आएगा। चलो मैं इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा आपके पास एक नंबर है 3 और एक नंबर है 5, तो 3 हमारी ए हो गई और बी हमारा 5 हो गया। अब हमें इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, तो इन दोनों का सम करेंगे, सम करेंगे कितना आएगा, 3 प्लस 5 अपॉन टू, 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 अपॉन टू, 2 4 जा 8, तो फाइनली आपके पास आया कितना 4। अब बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, जो नंबर 4 आया है वो 3 और 5 के बीच में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 बड़ा है 3 से और 4 छोटा है 5 से, यही मतलब हुआ कि नहीं। ठीक इसी तरीके से हमने इस बात को यहाँ लिखा, अगर ए छोटा है और बी बड़ा है तो हमारे पास जो रेशनल नंबर है ए प्लस बी अपॉन टू वो ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा। समझ में आई बात, कर पाओगे कि नहीं? चलो भाई ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन। तो हम लिखेंगे क्या, नाउ कंपेयरिंग। अब हम कंडीशंस के बीच में कंपेयरिंग करेंगे। नाउ कंपेयरिंग, किसको कंपैरिजन करें, हम पहले कंपैरिजन कर रहे हैं कि ए और ए प्लस बी अपॉन टू का कंपैरिजन करेंगे। कंपेयरिंग ए एंड ए प्लस बी अपॉन टू। हम इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये जो बात लिखी है कि अब वास्तविक में सही है, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, हमने कंडीशन ली थी, क्या ली थी कि ए जो है
वो ग्रेटर देन है, ए जो है लेस देन है बी से। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें इस चीज को सेटिस्फाई करना है तो बताओ हम इसमें कैसे करें। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें क्या करें, ए प्लस बी चाहिए। ए प्लस बी कब आएगा, जब यहाँ बी में ए ऐड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग ए बोथ साइड, एडिंग ए बोथ साइड। हमने इसमें दोनों साइड्स में क्या करेंगे, ए को ऐड करेंगे। ए को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, ए प्लस ए लेस देन बी प्लस ए। इन दोनों को ऐड करेंगे, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो गया, लेस देन। इसे हम ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास 2a लेस देन ए प्लस बी आ गया। चलो भाई, अब आगे देखिए, आगे क्या आ जाएगा, यहां मैं बताता हूं आपको। अब आगे क्या आएगा वो देखिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अब यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए लेस देन ए प्लस बी अपॉन 2। यानी कि ये बात सही सेटिस्फाई हो रही हमारी, क्या हो रही कि हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे थे, ए और ए प्लस बी का। और ए और ए प्लस बी का मतलब था कि जो ए प्लस बी अपॉन 2 आएगा वो ए से बड़ा आएगा। और यहाँ पे भी हमने इसी बात को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया कि ए जो है, यानी कि ए से ज्यादा बड़ा नंबर क्या आता है, ए प्लस बी अपॉन 2। अभी मैंने लिखा था 3 4 5, तो 3 से बड़ा था 4 की नहीं, तो यहाँ हमारा यानी कि ये वाला नंबर ए से बड़ा होता है। तो ये हमारा पहले ही इक्वेशन सेटिस्फाई हुई। अब हम फिर से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अब भाई अभी तो हमने इन दोनों को कंपैरिजन कर लिया, अब हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो क्या लिखेंगे, नाउ कंपेयरिंग, नाउ कंपेयरिंग ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी। तो हमें पता है, क्या पता है, हमें एक कंडीशन ली थी, क्या ली थी कि ए जो है छोटा है बी से। अब बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ए प्लस बी आना है इस साइड, कब आएगा ये प्लस बी, तो आपने कहा ए प्लस बी तो सर तभी आएगा जब आप दोनों साइड बी ऐड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग बी बोथ साइड। क्या लिखेंगे, एडिंग बी बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में बी ऐड करेंगे। क्या आ जाएगा, ए प्लस बी लेस देन बी प्लस बी। ए प्लस बी तो ए प्लस बी रहेगा, बी और बी को ऐड करेंगे, कितना हो गया, 2b। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी अपॉन 2। भाई बिल्कुल बात, ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि a प्लस बी जो आएगा वो a से बड़ा होगा और a प्लस बी जो आएगा वो b से छोटा होगा। b से छोटा होगा तो फिर हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते, देयरफॉर क्या कहेंगे, देयरफॉर a is less than a plus b upon 2 less than b, which means क्या हुआ, which means a plus b, which means a plus b upon 2 lies between a and b। तो a और b के बीच में क्या करता है, लाई करता है। देखो भाई कंडीशन सेटिस्फाई कर पाए हम, हमने कहा कि a प्लस बी जो निकल रहा है वो a से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, b से छोटा है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई, छोटा है। तो हमने कहा सर कि इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में आएगा और इसका मतलब ये हुआ कि a अपॉन बी प्लस 2 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। फाइनली हम हैंस करके कह देंगे हैंस a प्लस बी अपॉन 2 लाइज बिटवीन a एंड b। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। फाइनली हम क्या कह देंगे, हैंस करके कह देंगे hence a plus b upon 2, hence a plus b upon 2 lies between a and b, a and b के बीच में लाई करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। तो बताइए अब आपको इसमें कोई डाउट की कंफ्यूजन, तो हमने इस वजह से हम क्या करते हैं, कभी भी किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर्स जो निकालने होते हैं तो उन्हें हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स हमारा पूरा आंसर को, इस मेथड को प्रूफ करने का तरीका कि हम ये बता पाएं कि वास्तविकता में आप जो ऐसे रेशनल नंबर निकालते हैं क्या वो इनके बीच में आते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, रेशनल नंबर जो आप निकालते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स, इनके जो दो रेशनल नंबर्स आपको दिए जाते हैं उनके बीच में ही आप
आते हैं, वो ऐसे ही नंबर्स हमारे इस फॉर्मूले से फाइंड होते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई ऐसी। अगर हम यही साइड में एक जगह आप लोग थोड़ा समझना की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। पहले आप लोग बताइए कि आप लोगों को सब कुछ, भाई आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है। अब मैं आपको एक कंडीशन और देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, ये सब कुछ लिखने के बाद आप लोग नोट करके लिखिएगा, ठीक है। ये सब कुछ लिखने के बाद आप नोट में लिखेंगे, नोट क्या है, अगर इफ, अगर मान लीजिए b हमारे पास छोटी वैल्यू है a से, यानी कि b की वैल्यू b छोटा है और a बड़ा है, तब हमारे पास क्या कंडीशन होगी ऐसी सिचुएशन में। तो हमारे पास सिचुएशन बस a की जगह b आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा और a हमारा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, लेकिन नंबर्स हमारे उन दोनों के बीच में लाई करते हैं। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अगर मैं कहूँ पेपर के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर टीचर्स को स्टूडेंट्स की नॉलेज की चेक करनी है तो वो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारी इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या है क्वेश्चन में दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ऑल द राइट ट्राइंगल्स इन फिगर 3.14। आपको एक फिगर दी गई है, इस फिगर में आपको देखना है कि जितने भी राइट एंगल्स बने, इन सभी राइट एंगल्स में जो हाइपोटेनस है वो आपको इन सभी राइट एंगल्स का हाइपोटेनस निकालना है। लिखा है विच इज रेफर टू एज द स्क्वायर रूट स्पाइरल। इसको डायग्राम को आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल के नाम से बुलाना है। तो हमने लिखा है भाई, जो हमारा जो स्क्वायर रूट स्पाइरल है, इसमें हमारा हर एक नया ट्राइंगल दो चीज़ों से मिलकर बना है। कैसे बना है? हर एक नया राइट ट्राइंगल दो साइड से मिलकर बना है। पहला तो उसी का एक लेग होगा, यानी ये जो लेग है 1 यूनिट, ए से लेग कह रहे हैं, यानी कि एक साइड इसकी क्या है 1 है। दूसरा क्या है, जो भी हमारे पास प्रीवियस ट्राइंगल का हाइपोटेनस आएगा उसका वही हाइपोटेनस हमारा दूसरी साइड बन जाता है। इतनी चीज हम कॉमन करते हैं और बाकी हमारे इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे जो है राइट एंगल ट्राइंगल्स बनते गए हैं। आपको इन सभी की हेल्प से क्या करना है, आपको बाकी जो हमारे ट्राइंगल्स हैं इन सभी का आपको क्या निकालना है, इनके हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी है। चलो तो फिर हम यूज करते हैं, क्या करेंगे, तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, लेकिन कहाँ यूज करेंगे, थ्योरम। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट ट्राइंगल में, फर्स्ट ट्राइंगल में। अब फर्स्ट ट्राइंगल में चलो भाई, तो साइड्स ऑफ क्या है, तो फर्स्ट ट्राइंगल जो है उसकी साइड क्या है 1 और 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, फाइंड द फर्स्ट ट्राइंगल। साइड्स क्या हैं, फर्स्ट ट्राइंगल की साइड्स हैं 1,1 यूनिट, ये हमारी यूनिट है। तो हाइपोटेनस क्या होगा, तो हम जानते हैं हाइपोटेनस, या आपने शॉर्टकट में लिखूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें निकालना है तो एच स्क्वायर एस्टिस रहेगा, पी स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एच स्क्वायर का एच स्क्वायर रहेगा, सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस 1 2 हो गया। एच की वैल्यू एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है √2, 2 आया। यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो एच की वैल्यू पहला जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हाइपोटेनस कितना निकल के आया √2, तो √2 इसमें ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। हमें बस इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि इनके बीच में क्या पैटर्न बन रहा है। तो हमने फर्स्ट ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस निकाल लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को हम शॉर्टकट नहीं लिख सकते, हमें हर बार हाइपोटेनस निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम सीधा डायरेक्टली एच की वैल्यू लिख सकते हैं। हम एच इज इक्वल टू ऐसे नहीं लिख सकते, एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, सीधी हाइपोटेनस की लेंथ निकल के आएगी। लिख सकते हैं कि नहीं। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने क्या किया, फर्स्ट ट्राइंगल की हाइपोटेनस निकाली, एच इज इक्वल टू √2 आ गई। अब हमें इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल के लिए निकालना है। तो क्या निकालेंगे, सेकंड ट्राइंगल के लिए, सेकेंड ट्राइंगल के लिए निकालेंगे। सेकंड ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर करेंगे
मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला जो भी बताया उसी को अप्लाई कर रहा हूँ मैं। और 1 का स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास एच कितना निकल के आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 + 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। तो यानी दूसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसका जो हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा, √3 होगा। चलो भाई इसी तरीके से हम थर्ड ट्रायंगल के लिए निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं, थर्ड ट्रायंगल के लिए। थर्ड ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू, थर्ड ट्रायंगल का हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ पे क्या आ गया, √2 आ गया था, √3 आ गया है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 + 1, तो ये कितना आ गया, 3 + 1 4 हो गया। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। एच की वैल्यू स्क्वायर रूट लेंगे तो एच की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे पास देखो इसमें एच की वैल्यू कितनी है, 18। तो हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स का हाइपोटेनस आ गया। पहले वाले का हाइपोटेनस √2, दूसरे का √3, तीसरे का √4, यानी कि √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो तीसरे का हाइपोटेनस कितना निकल के आ गया, 2 आ गया। तो फटाफट से आप लोग इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बाकी के राइट एंगल ट्रायंगल्स का आपको हाइपोटेनस निकालना सिखाता हूँ। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट आगे फोर्थ ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, फोर्थ ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल के लिए हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारा कितना एस्टिस रहेगा, परपेंडिकुलर कितना आ गया था उसका 2 आ गया था, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर क्या 4 हो गया, 1 का स्क्वायर क्या इतना आ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 5, एच की वैल्यू कितनी आ गई, √5 आ गई कि नहीं। तो ये हमारा फोर्थ जो राइट एंगल ट्रायंगल था उसका हाइपोटेनस कितना निकल गया है, √5। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट आगे वाले के लिए निकालेंगे, फिफ्थ ट्रायंगल्स के लिए। फिफ्थ ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, चलो भाई फिफ्थ ट्रायंगल के लिए भी हम सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेनस ऐसे रहा, परपेंडिकुलर कितना आया, √5 आया, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस बेस में 1 का स्क्वायर। इसे फिर से सिंप्लीफाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 + 1, तो हाइपोटेनस आ गया हमारे पास √6। तो हमारे पास जो ट्रायंगल नंबर 5 है उसका हाइपोटेनस, ट्रायंगल नंबर 5 जो हमारा राइट एंगल है उसमें हमारा जो हाइपोटेनस निकल के आया वो कितना निकल के आया, √6 निकल के आया। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हम बाकी के ट्रायंगल्स का भी आगे निकालना है। अभी तो हम यहाँ पे पहुंचे, अभी बहुत आगे जाना है। फिफ्थ के बाद आता है सिक्स्थ ट्रायंगल के लिए, क्या आता है, सिक्स्थ ट्रायंगल। सिक्स्थ ट्रायंगल के लिए हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है √2 पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो भाई, हाइपोटेनस ऐसे रहेगा इज इक्वल टू √2 पी स्क्वायर, क्या है हमारा जो √6 आया था यही पी बन जाएगा, स्क्वायर प्लस बेस में 1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 + 1, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्वायर रूट निकल के हाइपोटेनस निकल के आया वो कितना आया, एच इज इक्वल टू √7 आ गया। चलिए 6 के बाद आता है हमारा सेवन्थ, तो क्या लिखेंगे, सेवन्थ ट्रायंगल। सेवन्थ ट्रायंगल के लिए कैलकुलेट करते हैं, सेवन्थ ट्रायंगल के लिए कितना निकलेगा, तो यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस ऐसे रहेगा, इसमें पी स्क्वायर की जगह जो भी यहाँ पे प्रीवियस ट्रायंगल का हमारा हाइपोटेनस होता है वही हमारा पी बनता है, तो यहाँ √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे, √7 का स्क्वायर 7 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो फाइनली यहाँ से एच की वैल्यू आ गई हमारे पास √8। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पैटर्न बना। इसके बाद नेक्स्ट वाले ट्रायंगल के लिए चलते हैं, एट्थ ट्रायंगल के लिए। एट्थ ट्रायंगल, एट्थ ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, एट्थ ट्रायंगल के लिए माय डियर स्टूडेंट्स हमारा फिर से भाई एच इज इक्वल टू √2 पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फाइनली एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 + 1 9 हो गया,
8 प्लस 1, एच की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एच की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। तो ये 8th ट्राइंगल जो था उसके जो हाइपोटेनस होगा वो कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे चलते हैं 9th ट्राइंगल के लिए। 9th ट्राइंगल, जो हमारा 9th ट्राइंगल है उसके लिए हाइपोटेनस क्या होने वाले हैं, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू फिर से भाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ भाई, p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई नेक्स्ट के लिए, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 और प्लस 1 10 हो गया। तो फाइनली जो 9th ट्रायंगल था उसका हाइपोटेनस कितना निकल के आ गया, √10 निकल के आ गया। अब हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बचा है, हमारे 11 ट्रायंगल्स थे तो हमें उन सभी का क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना था, हाइपोटेनस निकालना था, सॉरी हाइपोटेनस निकालना था। फिर 11th का क्या हो जाएगा वो लिखते हैं भाई, यहाँ लिखेंगे 11th ट्रायंगल, 11th ट्रायंगल, 11th ट्रायंगल क्या कहता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ भाई, इसमें कितना आया, √10 आया, तो यहाँ √10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। √10 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ, 10 प्लस 1। तो फाइनली जो 11th हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था उसका हाइपोटेनस निकल के आया 11। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जितने भी हाइपोटेनस निकाले इनमें हमें एक सीक्वेंस देखने को मिला, क्या, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, √11, ये सीक्वेंस चला आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जनरली हाइपोटेनस फॉलो द पैटर्न, जनरली हाइपोटेनस फॉलो द पैटर्न, फॉलो द पैटर्न। क्या कर रही है, पैटर्न को फॉलो कर रही है। कैसे कर रही है, क्योंकि सबसे पहले आया √2, फिर √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10 और √11। और आप इसी तरीके से चले जाइए, अप टू कहाँ तक जा सकते हैं, अप टू मैनी ट्रायंगल्स, जहाँ तक आप जितने ट्रायंगल्स बनाना चाहते हैं, अप टू मैनी ट्रायंगल्स, उतने ट्रायंगल्स तक के लिए आप जा सकते हैं। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बस हमें कुछ नहीं करना था, जितने राइट एंगल्स बने थे हमारे उन सभी के लिए हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी थी, जिसमें हमारे पास पहले ट्रायंगल के लिए 2 साइड्स दी गई थी, बाकी तीसरा नया जो अगला जो नया ट्रायंगल बन रहा था उसमें उसकी एक साइड और दूसरा प्रीवियस राइट एंगल का जो हमारा हाइपोटेनस था वही उसके लिए साइड बन रहा था। तो हमने उसी की हेल्प से 11th के 11 राइट एंगल ट्रायंगल्स का हाइपोटेनस निकाला और हमने देखा कि वह 11th के 11 राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे, नेक्स्ट सीक्वेंस का, स्क्वायर रूट का, कि इसका स्क्वायर रूट 2 का, 3 का, 4 का, और वो इसी तरीके से चले जा रहे थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे तो आप मैनी ट्रायंगल्स फाइंड कर सकते हैं, जितने ट्रायंगल्स तक कि आपको इसको हाइपोटेनस निकालना है आप इसी पैटर्न की तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, जिसमें आपने नंबर्स के बारे में सीखा और उनके बीच में जो नंबर्स आते हैं, क्या आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीखी। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। उनके साथ इसलिए भी शेयर करें माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप लोग अभी अपने स्कूल में जो पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं और अगर स्कूल वालों ने जो पेपर बनाए न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड बनाए, या आप अगली साल बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो अगली साल जो सीबीएसई बोर्ड पेपर देगा वो न्यू एनसीईआरटी के बेस पर ही क्वेश्चन बनाएंगे। वो यही मानेगा कि आप क्लास 9th में न्यू एनसीईआरटी पढ़कर आए हैं और उसी के बेसिस वो क्लास 10th में आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करेंगे। अगर हमें माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th में अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटेज लानी है तो माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी को पढ़ना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं कहूँ कि न्यू एनसीईआरटी की जो बुक्स मैंने अभी 3 चैप्टर करा दिए हैं, तो इन 3 चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी ही आई हैं इस बार जो वाकई बहुत अच्छी हैं,
जिनको सीखना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी था। उनके यूजेस क्या थे, कैसे यूज़ करना था, ये चीज़ें मुझे लगता है कि अगर एक अच्छा एग्ज़ाम पेपर बनाया जाएगा तो उसमें इन सारी चीज़ों को आना बहुत लाजमी है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हमारी जो है क्लास 9th से ही स्टार्ट होती है। अगर आप 9th में सारी चीज़ों को अच्छा करते हैं तो बोर्ड आपके लिए उतना ही आसान होते जाएंगे, उतने ही आपके लिए अच्छे होते जाएंगे। और अगर आपने 9th में कुछ भी अच्छा नहीं किया तो बोर्ड आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट होगा, उतना ही मुश्किलों से भरा होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल और एक नए चैप्टर्स के साथ। लेसन नंबर 4 जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम न्यू एनसीईआरटी का 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल। ओके बाय, टाटा, सी यू। और रिवीजन करते रहिए।